शाम में जब टहलने निकला तब मैंने देखा भीरू का बड़ा बेटा अपने दोस्त के साथ किसी बात पर मशगूल थे। उन्हें इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं कि सड़क से गुजरने वाला हर आदमी सड़क से ज़्यादा आसपास में बात करने वाले लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान रखता है, और जिनमें से कुछ लोगों को तो सिर्फ बहाना चाहिए होता है कि गॉसिप करने के लिए कोई विषय मिले और मौका मिलते ही वे कूद पड़ते हैं लोगों की बात का हिस्सा बनने। और ऐसे लोगों को हर बात पर पब्लिक की राय जानना और फिर उसे लोगों के बीच समाचार पत्र की तरह बांटना उन्हें समाज कल्याण से कम नहीं लगता। कभी कभार वह कुछ शब्द भावनाओं के साथ मिलाकर पेश करना भी नहीं भूलते, और उफ, ऐसे लोगों का सरल हृदय तो देखने लायक होता है। वे इतने भावुक होते हैं कि बात करते करते कब रो दे कोई भरोसा ही नहीं, चाहकर भी कोई उनकी बात को मानने से इनकार नहीं कर सकता। ऐसे ही गुणवान लोगों में से भी मेरे एक परम मित्र रामदीन भाई साहब भी थे, जो पेशे से क्लर्क का काम करते थे। इसीलिए बड़े बाबू को अपनी बैठक में शामिल करने से कोई रोक भी नहीं सकता। और आज तो लग रहा था जैसे शिकार की तलाश में वो मुझे ही ढूंढ रहे थे, और इसीलिए जैसे उन्होंने मुझे देखा वह पुकारने लगे। लेकिन चूंकि मैं अभी ऐसे भी विवाद में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए उन्हें अनदेखा कर आगे बढ़ने लगा। लेकिन वो भला ऐसा सुनहरा मौका और ऐसा शिकार जो पहले से विक्षिप्त अवस्था में हो, छोड़ने को कहाँ तैयार थे। वो और तेज आवाज लगाकर मेरे सामने आ खड़े हुए। तब तो मुझे जानबूझकर अनजान बन पूछना ही पड़ा कि अरे कैसे रामदीन बाबू, क्या आप भी घूमने का शौक रखते हैं? जिस पर वो मुस्कुराते हुए अपनी कुटिल मुस्कान के साथ कहने लगा, कहाँ भय ऐसा नसीब हम लोगों का कहाँ, और कमबख्त ऐसा भी कोई बहाना नहीं कि कोई हमें पूरे वेतन के साथ कुछ दिन के लिए यूं ही छोड़ दे। ये सुनते ही जैसे एक पल के लिए ऐसा लगा कि किसी ने धारदार हथियार मेरे सीने में घोंप दिया हो। मैं ठिठक कर रह गया, क्योंकि आज उसी के सामने मुझे भीरू के क्रियाक्रम के लिए सवेतन छुट्टी की घोषणा की थी, और उसने तुरंत मुझे एहसास करवा दिया। और कहाँ भी तो क्या भीरू की मौत का बहाना। जी चाहा कि पलटकर दो तमाचे जमाऊं उस पर, लेकिन अपने आप को नियंत्रित कर सिर्फ इतना ही कह सका, ईश्वर आपकी इच्छा पूरी करे। जिसे सुनते ही उसका चेहरा फीका पड़ गया। मैंने भी और सुनाऊं कहकर उसकी उपस्थिति का कारण जानना चाहा, तब तो जैसे वह अचानक जाग उठा कि उसका मूल उद्देश्य तो कुछ और था, और वह सुनाने लगा कि आज भीरू का ससुर और उसका बड़ा बेटा दोनों ही कार्यालय आए थे और सर्विस रिकॉर्ड के साथ उनको मिलने वाली रूम का जायजा ले रहे थे, जिसमें भीरू का ससुर जानबूझकर ऐसी कोशिश कर रहा था कि क्षतिपूर्ति में मिलने वाली रकम का अधिकांश भाग उनकी बेटी को मिले। और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए, ऐसा सुनने में आया है कि किसी बाबू को रिश्वत भी दी है। अब बताओ भला ये कहाँ तक है? क्या उसके बूढ़े माँ बाप का कोई हक नहीं? कहते हुए वह रोने लगा। मैं भी क्रोध में आ गया और बोला, आखिर चाहते क्या है वो? क्या इसी बात का इंतजार कर रहे थे? कहते हुए मेरी आंखों में क्रोध झलक आया, जिसे देख वह फूला न समाया और पुनः अपनी बात को जारी रखते हुए कहने लगा कि और तो और ऑफिस से निकलते हुए वे दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि जिसमें भीरू का ससुर कह रहा था कि वाह रे जीते जी, तेरा बाप जितना नहीं कमा सकता था, और कमा भी लेता तो शायद तुमको नहीं देता जितना उसके मरने पर तुमको मिल रहा है। ये सुनते समय भीरू के बेटे की आंख में कुछ आंसू तो झलके, लेकिन दूसरे ही पल दौलत की चमक साफ दिख रही थी। ये सुनते ही जैसे मेरा दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच गया। मुंह से गालियां निकलने को हुई, लेकिन शांत हो गया। अब तो जैसे रामदीन को खजाना मिल गया हो। और वो आगे बताने लगा कि सुनने में आया कि भीरू की बहन कुछ मांग रही थी, कि उसे भीरू ने कुछ देने का वादा दिया था। वास्तव में कैलाश ने बातों बातों में भीरू के जीजा को यह बता दिया था कि वह कोई मोटी रकम उनको देकर गया है भीरू के परिवार को देने के लिए, और तुम उसके परिवार को दो। इसके पहले ही उसने अपनी पत्नी अर्थात भीरू की बहन को मोहरा बनाकर तुम्हारे पास भेजा था। अब तो जैसे मेरा जी किया कि बाकी सबको बाद में देखूंगा, पहले रामदीन की ही कुटाई करके थोड़ा हल्का हो जाऊं। लेकिन क्या फायदा? नहीं, 100% सही 80% तो मैं भी देख ही चुका था, तो भला किसी से क्या बहस करता। मैं तो ये सोचूं कि कैलाश पागल को भी भला क्या सूझी, जो उसके जीजा के चक्कर में आ गया। और मैं बेवकूफ़ मन ही मन भीरू के बहन की यह बात, क्या वाकई उसे भीरू ने कोई वचन दिया, भीरू की आत्मा की शांति के लिए पूरा किया जाना जरूरी है, सच मान बैठा था। वाह रे रिश्ते, ऐसा लगता जैसे वाकई भीरू सा अभागा दूजा कोई नहीं। अब तो मैं सिर्फ कैलाश को ढूंढ रहा था कि मैं पहले उसे जाकर समझाता हूं कि क्या वह भी और रिश्तों की तरह घर में लड़ाई करवाने में बड़ी भूमिका अदा करना चाहता है, या उसे भी भीरू से कोई और शिकायत की थी। पूरी रात खिड़की में से उस टंगी हुई गठरी अस्थि कलश न जाने मैं किस उम्मीद से यह सोचकर झांकने की कोशिश करता रहा कि हवा बनकर ही सही, यदि सब सच कहते हैं तो किसी भी रूप में बस एक बार भीरू मुझसे आकर मिले। और मैं पूरी रात प्रकृति से मिन्नतें करते रहा कि नहीं बताऊंगा मैं पूरे जमाने को, बस एक दफ़ा नियम पलट दे बस मुझे उनसे मिलाने को। दोस्ती का वास्ता दिया, पुरानी यादों को दोहराया, यहाँ तक कि भूत बुलाने वाले चक्र को भी घुमाया। ताकता रहा, जाने क्या क्या पागलपन की हदें पार करता रहा, क्योंकि न जाने क्यों मेरा दिल आज भी यह मानने को तैयार नहीं था कि मेरा मित्र मुझे छोड़कर जा सकता है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, सबको खुशियां बांटी, फिर ये दुख हमें क्यों? और फिर कहते हैं कि दोस्ती में बहुत ताकत होती है, सच्चे दोस्तों का तो ईश्वर भी साथ देता है, तो भला वो मुझे दगा कैसे दे सकता है?
ना जाने सोचते सोचते कितनी दफ़ा बिना पलक झपकाए आंखों के आंसू को बार बार साफ करके देखता रहा कि कहीं वह एक पल के लिए वह सामने आए और मैं चुप ना जाऊं। लेकिन कमबख्त के आंसू मुझे दगा दे गए, रुकने का नाम ही नहीं लेते, बस पुकारता रहा। और मुझे सिर्फ इतना याद है कि एक दफ़ा भीरू का कुत्ता उठकर अचानक मेरी ओर देखने लगा। वो कभी मेरी ओर तो कभी अस्थि कलश की ओर देखता, और अचानक न जाने क्यों पूंछ हिलाकर ऐसे बैठ गया जैसे खुद भीरू उसके पास आ बैठा हो। हाँ, सच में बिल्कुल वैसा ही जो मैंने देखा, लेकिन कोई माने या न माने जानवर अपनी वफादारी से उसे देख पाने में सक्षम था, और शायद मेरी आंखें उसके परिवार में हुए बंटवारे में शामिल होने के अपराध बोध के कारण उसे देख नहीं पा रही थी। लेकिन उसके कुत्ते की मुस्कुराहट और उसका यूं पूंछ हिलाकर इस तरीके से बैठना साफ दर्शा रहा था कि वह भीरू के अप्रत्यक्ष ही सही, लेकिन होने का स्पष्ट अनुभव कर रहा है। ये देख एक पल तो मुझे उसके कुत्ते से भी ईर्ष्या होने लगी, लेकिन तभी दरवाजे पर किसी की आहट पाकर मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो पिताजी सामने खड़े थे। वह मुझे और खुली खिड़की को देखते ही समझ गए कि माजरा क्या है। मेरे सिर पर हाथ घुमाते हुए बोले, वाह रे इंसान, तेरी फितरत जिनसे मिल सके उनसे न मिलने की है फुर्सत, जो रुके या न मिले और खो जाए तो उसे यूं है तलाशता, जब तक साथ है जिनकी कद्र नहीं, और बाद में देना मिलने को खुदा का वास्ता। क्या लगता है तुझे तेरे यूं पुकारने और रात भर जागने से क्या वो लौट आएगा? ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। और सच बता दिल से कि यदि लौट भी आया तो क्या, जो मंजर देख तू परेशान है, क्या वो उसे देख पाएगा? बेवशी है उसकी, वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तू तो लायक है, मित्र है उसका। उठ और समझा, उस परिवार को न बिखरने दे, वो जिम्मेदारी है तेरी। चाहे जैसे समझा उन्हें मजबूर कर एक साथ रहने को, एक राय बनाने को। कुछ दिन बाद जब ये ढोंगी रिश्तेदार चले जाएंगे और उनका शोर शराबा खत्म होने पर जब घर का कोना कोना पुकार उन्हें भी भीरू की याद दिलाएगा, तब उन्हें उसकी असली अहमियत समझ आएगी। तब वे भी तेरी ही तरह तड़पगे और शायद समझ भी जाए और उसकी कमाई हुई गाड़ी दौलत यूं बर्बाद न करे। मुझे यकीन है कि इतने भी बुरे संस्कार नहीं दिए उसने, ये तो सिर्फ रिश्तेदारों का बहकावा है। और फिर भी न समझे, तब शक्ति से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। और रही बात भीरू की, तो शरीर छोड़ा है, आत्मा जिंदा है, तो कहीं ना कहीं खुद का घर बचाने के लिए तेरी मदद जरूर करूंगा। और हाँ, कुत्ते को देख रहा है, उससे सीख, वह रात भी उस भीरू को अपने पास अनुभव करता है और घर की रखवाली कर रहा है। खैर छोड़, सो जा, कहते हुए उन्होंने मुझे बिस्तर पर अपने साथ किसी छोटे बच्चे की तरह सुला दिया और बचपन की ही तरह मेरे बालों में हाथ घुमाते हुए मेरी आंखों पर किसी जादूगर की तरह हाथ फेरा। मैंने देखा खुले आसमान में भीरू के साथ मुस्कुराते हुए टहल रहा हूं, और न जाने कब गहरी नींद में खो गया, पता ही न चला। मुझे ऐसे लगा मानो आज खुद ईश्वर मेरी पुकार सुन पिता के रूप में सपने में ही सही मुझसे भीरू को मिलवाने आए हैं। और ना जाने कितने सवाल मैंने अपने दिल के भीरू के सामने रखे और वह अक्षरशः उनका जवाब देता गया, ठीक वैसे ही जैसे मैं देता आया। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।